अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज का ये क्लास जो है काफी अहम होगा। 21 जनवरी 2022 को ऑनलाइन पूछे गए सवालात, ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ को हल करने से पहले आपको साथियों आ जाना है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में देखिए 91 से है। बुजुर्ग शख्स की आवाज कैसी थी? मुतरन्नुम और खनकदार, पाटदार, बेसरी और रुअबदार। तो बुजुर्ग शख्स की आवाज कैसी थी, यह पूछा गया है। तो हम साथियों क्वेश्चन में देखेंगे, काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी, जिंदगी की तलखियों का उसे कुछ पता नहीं था। वो अपने सादा माहौल में यूं चमकती जैसे बड़े अजंबे के मेले में आ निकली। सुबह वो अपने बाप के कंधे पर या मां की गोद में सवार होकर इबादत खाने जाती। वहां एक बुजुर्ग शख्स एक मोटी सी किताब में से कुछ बआवाज बुलंद पढ़कर सुनाते। वो मुतरन्नुम आवाज में नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी आवाज में तरन्नुम की एक अजीब किस्म की खन खनाहट थी। क्या थी भाई? खन खनाहट थी। क्या थी? खन खनाहट थी। ठीक है ना? तो ये चीजें यहां पर लिखा हुआ है, खन खनाहट थी। थैंक यू सो मच टीए। 200 के होने की खुशी में पेडागोजी का मैराथन करवा दीजिए। सर पहले मैराथन देते थे, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? इंशाल्लाह कल कोशिश होगी, है ना? टीके थैंक यू सो मच डोनेट करने के लिए। तो कैसी थी भाई आवाज? भाई खन खनाहट और खनकदार, खनकदार, है ना? एक यहां पर देखिएगा, मुतरन्नुम आवाज में नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनकी आवाज में तरन्नुम और एक अजीब किस्म की खनखनाहट थी। तो बुजुर्ग शख्स की आवाज कैसी थी? 91 नंबर देखिएगा। तो मुतरन्नुम और खनकदार यही है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर में, काको को बुलंदी खानी के बाद क्या खाने को मिलता था? पूरी सब्जी, दाल चावल, हलवा और जिलेबी। यानी काको को बुलंदी खानी के बाद क्या मिलता था, यह आपको देखना। जहां से आपने पढ़ के छोड़ा है उससे आप आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। वहां पर उसे जो बात सबसे अच्छी लगती वो ये थी कि बुलंद खानी के बाद उसे बहुत से हलवा खाने को मिलता था। क्या मिलता था? हलवा खाने को मिलता था। क्या मिलता था? हलवा खाने को। तो काको को बुलंद खानी के बाद क्या खाने को मिलता था? हलवा खाने को मिलता था, ऑप्शन नंबर सी। काको को किस तरह के मेंढकों की तलाश रहती थी? काले काले, सुर्ख, पीले पीले और मट मेले। तो देखते हैं किस तरह के मेंढकों की तलाश रहती थी। जे यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, हलवा खाने को मिलता था। अपने हिस्से के अलावा वो अपने बाप और मां के हिस्से में से भी हलवा ले लेती थी। यहां तक के इबादत खाने के बाहर बैठी गोंगी माई भी अपने हलवे में थोड़ा सा चख कर बाकी हलवा काको को दे देती थी। ये सारा हलवा काको लिए नाश्ता का काम करता। वो सारा दिन इधर उधर घूमा करती थी। उसे पीपल की छांव तले नमदार दूब में, दूब मतलब होता है जो घास होता है, वो नमदार दूब में छुपे नाक तक पानी में डूबे पीले पीले मेंढकों की तलाश रहती थी। कैसे मेंढकों की तलाश रहती थी? पीले पीले मेंढकों की तलाश रहती थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काको को किस तरह की मेंढकों की तलाश रहती थी? तो पीले पीले मेंढकों की, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। काको को जिंदगी की डॉट डॉट का कुछ पता नहीं था, हकायक का, सच्चाइयों का, तलखियों का, रंगीनियों का। तो देखते हैं जहां से हमने साथियों छोड़ा है पैराग्राफ, उससे आगे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा जी। वो मेंढकों की तलाश रहती थी। अक्सर मेंढक उसे पहले ही देख लेते और उसकी नीयत भांप कर गुराब से पानी में डुबकी लगाते जाते। और काको तो पहले बुदक कर पीछे हट जाती और फिर खिलखिलाकर हंसने लगती। उसकी हंसी मौसीकी पानी की छनछनाहट में घुल मिल जाती। तो देखिए किसका उसको पता नहीं था। तो ये आपको मिलेगा, रुक जाइए। जी, काको यहां पे देखिए ऊपर में है, जब आपको छूट जाए, काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी,
जिंदगी की तलखियों का उसे कुछ पता नहीं था। क्या चीज का पता नहीं था? तलखियों का। क्या चीज का पता नहीं था? तलखियों का, है ना। तो अब ये मिल गया आपको कि काको को जिंदगी की कुछ का पता नहीं था। क्या चीज का पता नहीं था? तो तलखियों का। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवालात हैं। इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी? अक्लमंद, खूबसूरत, बेवा और गोंगी। तो देखिए फिर से पैराग्राफ को हम पढ़ रहे। इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी, तो पैराग्राफ को फिर से आपने पढ़ना शुरू किया है। तो आप फिर से यहां से देखिए, जिंदगी की तलखियों का उसे कुछ पता नहीं था। वो अपने सादा माहौल में यूं चमकती जैसे बड़े अजंबे के मेले में आ निकली हो। सुबह वो अपने बाप के कंधे पर या माँ की गोद में सवार होकर इबादत खाने जाती। वहां एक बुजुर्ग शख्स एक मोटी सी किताब में से कुछ आवाज बुलंद पढ़कर सुनाते। वो मुतरन्नुम आवाज में नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी आवाज में तरन्नुम एक अजीब किस्म की खनखनाहट थी। जे इबादत खाने के बाहर बैठी कैसी औरत थी, यहां पे देखिए, वहां पर उसे जो बात सबसे अच्छी लगती वो ये थी कि बुलंद खानी के बाद उसे बहुत से हलवा खाने को मिलता। अपने हिस्से के अलावा वो अपने बाप और माँ के हिस्से में से भी हलवा ले लेती थी। यहां तक कि इबादत खाने के बाहर बैठी गोंगी माई कैसी थी भाई? गोंगी माई अपने हलवे में थोड़ा सा चक्कर। तो कैसी थी इबादत खाने के बाहर बैठी औरत? गोंगी माई। कैसी थी? गोंगी माई थी। जे कैसी थी? गोंगी माई थी। तो इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी? तो आपका हो गया गोंगी थी। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। काकों को देखकर मेंढक कहां छुप जाते? घास में, पानी में, साए में और रेत में। तो ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कि मेंढक पानी में ही रहता है, तो उनको देखकर मेंढक कहां छुपेगा भाई? तो उनको देखकर मेंढक छुप जाता था कहां पर? तो पानी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। काको किस तरह की बच्ची थी? चालाक थी, हंसमुख थी, गाफिल थी, तेज थी। तो ये सबसे ऊपर ही दिया हुआ है कि काको क्या थी? एक हंसमुख बच्ची थी, है ना। काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी, है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी। तो काको किस तरह की बच्ची थी? तो वो हंसमुख बच्ची थी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमदार में नम किस तौर पर इस्तेमाल हुआ है? साबका है, लाहिका है, जमीर है, सिफत है। देखिए कोई इसमें होता है ना, और इसमें के शुरू में अगर कोई आप हर्फ लगा देते हो या फिर आप लफ्ज लगा देते हैं जिसकी वजह से इसका माना बदल जाता है, तो उसको बोला जाता है साबका। और यही साबका को साथियों हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। जैसे देखिए हम लगाते हैं, एक इसमें है जवाब। अब जवाब के शुरू में हमने लगा दिया लाजवाब, तो ला लग गया, तो क्या हुआ? जिसका कोई जवाब नहीं, तो ये साबका हो गया। इसी तरह हमने एक लफ्ज लगा दिया मुमकिन, इसके शुरू में हमने लगा दिया नामुमकिन, बनता है ना। तो इसी तरह साथियों नमदार में नम किस तौर पर इस्तेमाल हुआ? नम, नमदार, नम मतलब भीगा हुआ। तो यहां पर जो है नम देखिए, ये साथियों शुरू में लगा है ना, तो नमदार में नम क्या है? साबका है। क्या है? साबका है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है जी। नियत भांपने से क्या मुराद है? नहीं बोलता है कि हमने आपके नियत को भांप लिया। चलने का अंदाज, पेश गोई करना, इरादे को जानना, अंदाजा लगाना। नियत भांपने का मुराद क्या होता है साथियों? जे 99 नंबर क्वेश्चन का नियत, हमने आपकी नियत को भांप लिया यानी हमने आपके इरादे को जान लिया, इरादे को जानना, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 91 नंबर से लेकर साथियों कितना तक? 99 नंबर सवाल, यानी टोटल जो है 9 सवाल आपको पैराग्राफ से है। फिर उसके बाद आपको चूंकि लैंग्वेज 1 में आपको शेर भी देगा, तो अब ये शेरी हिस्सा को पढ़ने से पहले आप अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार क्वेश्चन को हल कीजिएगा, यानी पहले आप पैराग्राफ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। 100 नंबर क्वेश्चन है, शेरी इस्तिलाह में इस गजल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे? मतला कहेंगे, हुस्ने मतला कहेंगे, मक्ता कहेंगे, मतलए सालिस कहेंगे। यानी ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि साथियों शेरी इस्तिलाह में इस गजल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे? दूसरा शेर तो समझिए, देखिएगा साथियों, कहा जा रहा है, देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया, वो सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया, जिंदा जावेद फानी अपना नाम हो गया, सहरे उल्फत रश्क एजाज मसीहा हो गया।
अब यहां पर सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, देखिए समझिएगा। एक होता है दोस्तों रदीफ, एक क्या होता है रदीफ, और एक होता है काफिया। समझ लीजिए पहले आप, रदीफ क्या होता है कि देखिए शेर का एक लाइन, देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया, ये जो यहां से यहां तक की लाइन है इसको बोलते हैं मिसरा। क्या बोलते हैं मिसरा। वो सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया, ये भी साथियों बोला जाता है मिसरा। मिसरा का मतलब होता है पलड़ा का एक पलड़ा। पहले जो किवाड़ होता था वो दो पलड़ा वाला होता था, तो ये एक पलड़ा ये दूसरा पलड़ा, यानी ये हो गया आपका मिसराए अव्वल, ये हो गया मिसराए सानी। अब ये दोनों मिसरा जब एक साथ मिलेगा तब ये कहलाएगा शेर। क्या कहलाएगा शेर कहलाएगा। तो ये चीज आप समझ गए। अब समझिए हम आपको बताना चाह रहे थे रदीफ। रदीफ क्या होता है कि साथियों मिसरा के आखिर में कोई सेम लफ्ज हो जो बार बार आता है उसको बोलते हैं रदीफ। और काफिया बोलते हैं कि रदीफ से पहले कोई लफ्ज उसी वजन पर आए। किस पर आए वजन पर आए। अब कहिएगा सर वजन किसको होता है। जैसे देखिए एक लफ्ज है बर्तन और इसी के वजन पर दूसरा लफ्ज है गर्दन। आप कहिएगा ये दोनों सेम लफ्ज तो नहीं है, लेकिन साथियों कैसे दोनों एक वजन पर है। बर्तन, बारे जबर बर साकिन है, गाफराज बर गर साकिन है, दोनों में दूसरा लफ्ज है तन। तो देखिए ता नून जबर तन, दाल नून जबर दन, यानी हरकातो सकनात में बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं हम वजन। क्या बोलते हैं हम वजन। समझिएगा। तो काफिया जो होता है ये रदीफ से पहले होता है, लेकिन सेम लफ्ज नहीं होता है, वो हम वजन होता है। क्या होता है हम वजन होता है। अब यहां पे समझिएगा, अगर पहले शेर के अंदर, क्या लिख रहा हूं मैं, अगर पहले शेर के अंदर काफिया भी हो और प्लस में रदीफ भी हो तो इस पहले शेर को बोलते हैं साथियों मतला। क्या बोलते हैं मतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं मतला बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि दूसरा शेर के अंदर भी काफिया हो और दूसरा शेर के अंदर भी रदीफ हो तो इस सूरत में इसको बोला जाता है हुस्ने मतला, या फिर इसे ही बोला जाता है मतलए सानी। क्या बोलते हैं मतलए सानी, या इसी को बोला जाता है जेबे मतला। तीन नाम से इसको जानते हैं। ये उर्दू कवायद का नियम है जे, इसको आप समझ लीजिए। तो हमने ये पढ़ा कि जो सेम लफ्ज होगा, देखिएगा देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया। यहां पे देखिए हो गया एक लफ्ज है, वो सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया। हो गया यहां पर दोनों सेम लफ्ज है, तो गोया कि हो गया क्या होगा, तो हो गया रदीफ होगा। ये क्या होगा रदीफ होगा, चूंकि ये दोनों मिसरा में बार बार आ रहा है। अच्छा इससे पहले देखिए बरपा और यहां पे देखिए आरा, दोनों के आखिर में अलिफ है, एक वजन पर है। तो ये साथियों बरपा और आरा क्या होगा, ये आपका काफिया होगा। अब हमने ये देखा कि पहले शेर के अंदर काफिया और रदीफ दोनों है, तो ये पहला शेर आपका क्या कहलाएगा मतला कहलाएगा। चलिए दूसरा शेर देखते हैं। बस साथियों यहां पे देखिए जिंदा जावेद फानी अपना नाम हो गया, सहरे उल्फत रश के एजाज मसीहा हो गया। यहां पे देखिएगा हो गया फिर हो गया, ये दोनों कैसा लफ्ज है सेम लफ्ज है, यानी ये दोनों रदीफ है। उसके बाद देखिए यहां पर साथियों जिंदा जावेद फानी अपना नाम हो गया, जे अपना नाम हो गया, एजाज अपना मसीहा हो गया। तो इसमें मसीहा आरा बरपा ये क्या है काफिया भी है। तो ये जो है ना आपका क्या होगा हुस्ने मतला होगा। क्या होगा हुस्ने मतला होगा। तो दूसरा शेर के अंदर भी काफिया और रदीफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हुस्ने मतला हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शेरी इस्तिलाह में इस गजल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे, मतला कहेंगे। मतला तो पहले को बात हो रही है, यहां पर दूसरे शेर की बात हो रही, हुस्ने मतला कहेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इस गजल में हो गया क्या है, रदीफ है, काफिया है, बहर है और जमीन है। तो हो गया क्या है, देखिए देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया, वो सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया। तो हो गया इसके अंदर रदीफ है, चूंकि ये सेम लफ्ज है। तो यहां पर हमको पूछा गया कि इस गजल में हो गया क्या है, तो ये आपका रदीफ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
उसके बाद साथियों आपसे पूछा गया है बख्त नारसा से क्या मुराद है? किस्मत है, ताकत है, कम फहमी है, बदकिस्मती है? तो देखते हैं क्या है। नजर देने वाले, नजर देने लाए थे हम जलवा जाना को दिल, वो सिर्फ कश्मकश हाय तमाशा हो गया, अपनी मुश्ते खाकी पे पहुंची न कोई यार तक, हाय कमबख्त नारसा तेरा ही चाह हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि कमबख्त बख्त नारसा से क्या मुराद है? 102 नंबर क्वेश्चन का। बख्त नारसा से साथियों बदकिस्मती है ना, बदकिस्मती इसका मुराद होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। 103 नंबर में है गजल में मुस्तामल हश्र बर्पा होना क्या है? जरबुल मसल है, कहावत है, रोजमर्रा है, मुहावरा है? तो देखिए एक चीज यहां पर आप याद रखेंगे, जिस साथियों क्या होता है नून अलिफ जबर ना हो, जैसे हम लोग बोलते हैं 9 2 11 होना, समझिएगा 9 2 11 होना, ये क्या है भाई? जे आब आब होना, क्या होना? आब आब होना। तो ये सब क्या है आपका? ये मुहावरा है। तो हश्र बर्पा होना यानी ये मुहावरा है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। रश्क का मुतजाद क्या है? इबरत है, नसीहत है, कुढ़न है, हसद है? रश्क का उल्टा आपसे पूछा गया। देखिए एक होता है साथियों रश्क। रश्क किसको बोलते हैं? रश्क बोलते हैं कि कोई आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, हम ये नियत करें कि हम उससे अच्छा करेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि कोई आपके बगल में एग्जाम में क्वालिफाई कर गया, तो साथियों वहां पर आपने ये कोशिश किया कि हम भी मेहनत करके क्वालिफाई करेंगे, ये हुआ रश्क। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये जलन कर लिया कि वो क्यों क्वालिफाई किया, उसको नहीं करना था, उसके पीछे पड़ गए, वो हो गया हसद। इस्लाम में रश्क जायज है और हसद जो है वो हराम है। तो रश्क का उल्टा पूछा गया है, तो रश्क का उल्टा होगा हसद। दोनों का अलग अलग माना हुआ। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसीहा का बुनियादी वस्फ क्या है? हिदायत, तरबियत, शिफा और निजात। मसीहा का बुनियादी वस्फ क्या है? तो देखिए शिफा, मसीहा नहीं बोलते आप मेरे लिए मसीहा है, यानी शिफा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा।